जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8वीं के लिए झारखंड बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान विषय का मॉडल सेट हल करेंगे। कक्षा 8वीं के लिए बाकी सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र भी मैं हल कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न पत्र हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी जीवन द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा उत्तक, ऑप्शन सी। दूसरा सवाल में आते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल में आइए, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका। अगला सवाल में आते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? इनमें से कौन अधातु है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों ही अधातु हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए पटाखा में, ऑप्शन बी उर्वरक में, ऑप्शन सी खाना बनाने के बर्तन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो खाना बनाने के बर्तन में ही धातुओं का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पटाखा और उर्वरक में धातुओं का उपयोग नहीं होता है, इसमें अधातु का उपयोग होता है। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी खाद्य तेल, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए ये तीनों ही चीज़ का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो इसमें उपस्थित होता है राइजोबियम, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? फिर सुन लीजिए, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी विद्युत लेपन, ऑप्शन डी चालकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत लेपन। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी नल का पानी, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी आशुद्ध जल। आशुद्ध जल, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशुद्ध जल, जिसको हम लोग शुद्ध जल भी कहते हैं, शुद्ध जल। बाकी नींबू का रस, नल का पानी या सिरका, इन तीनों में ही विद्युत का
संचालन होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए धातुओं के निष्कर्षण में, ऑप्शन बी धातुओं के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग में, ऑप्शन डी सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी कायांतरण, ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन डी गर्भधारण। तो अलैंगिक विधि होता है मुकुलन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बाह्य निषेचन किस में होता है? ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी स्टारफिश में, ऑप्शन सी मेढक में, ऑप्शन डी सभी। तो बाह्य निषेचन ही तीनों में ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है युग्मनज, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए पेशीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी गुरुत्व। तो जब दो सतह संपर्क करते हैं तो उसमें घर्षण बल लगता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दाब। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी गुरुत्व बल। तो यह ऑप्शन ए सही होगा, पेशीय बल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम तीनों जीवाश्म ईंधन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं जो जीव जंतु से व्युत्पन्न होते हैं, जीव जंतु से निर्मित होते हैं। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी ज्वलन ताप, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल में आते हैं, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं। अगला सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोक्सिन, एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनलिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता उत्तरदायी होता है। पिता के पास एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं और माता के पास केवल एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं। अब अगला सवाल में आते हैं,
यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी धुंधला, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आभासी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको बोला जाता है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे। बीजों या दानों को फसल से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अनाज के भंडारण के लिए अनाजों में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। 14% से अधिक अगर नमी होगा अनाज में तो अनाज में जल्दी से कीड़ा लग जाएगा। अगला सवाल में आइए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसान का काम है फसल उगाना। तो आप देख सकते हैं कि सांप, हाथी और चूहा तीनों ही फसल को बर्बाद ही करते हैं, और केचुआ जो है फसल को और उपजाऊ बनाता है, खेत को और उपजाऊ बनाता है, जिससे फसल और अच्छा होता है। इसलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल में आइए। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो कई बार आप लोग को बताया गया है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल में आइए। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो धरती के लगा हुआ चंद्रमा ही एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन बी सही होगा, दिया हुआ है ऑप्शन बी। बाकी सूर्य और ध्रुव तारा ये दोनों तारे हैं, और आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला सवाल में आइए। क्वेश्चन नंबर 33। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह इस सौरमंडल का बृहस्पति है। तो जो बड़ा है वही भारी भी होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल में आइए। घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्यरत है, आरोपित बल के विरोध में करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम बल इधर इस दिशा में लगाएंगे तो घर्षण उल्टा दिशा में लगेगा, इधर। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो घर्षण निर्भर करता है दोनों पे ही। पृष्ठ की प्रकृति कैसा है, चिकना है या फिर खुरदरा है, या वस्तु का भार कितना है, ये दोनों ही निर्धारित करते हैं कि घर्षण बल कितना लगेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलिए। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में कौन है? ऑप्शन ए संरेखक, ऑप्शन बी बॉल बेरिंग द्वारा, ऑप्शन सी सतह रुखड़ाकर। तो देख सकते हैं कि संरेखक और बॉल बेरिंग द्वारा घर्षण घटाया जाता है, सतह रुखड़ा करके घर्षण को बढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं जिसे टायर में गोटी रहता है घर्षण बढ़ाने के लिए, और ग्रीस वगैरह संरेखक या फिर बेरिंग लगाया जाता है व्हील में घर्षण घटाने के लिए। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो आप देख सकते हैं कि सूती, रेशमी और ऊन तीनों ही प्राकृतिक रेशा हैं। तो नायलॉन संश्लेषित रेशा होगा। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रेशा।
कृत्रिम रेशा। आगे चलिए, निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिमूव, इसमें नहीं है। अगला सवाल में आइए, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन और जूट, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा 39 का नायलॉन। नायलॉन जो है पिघल जाएगा परंतु जलता नहीं है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल में आइए, अगला सवाल है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे हुए समय को कहा जाता है आवर्तकाल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल में चलिए, क्वेश्चन है, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचारित होती है। अगला सवाल में आइए, अगला सवाल है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है भू संपर्कण, भू संपर्कण, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति के परिणाम को हम सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के, तो ऑप्शन बी सही होगा। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ठो प्लस और एक माइनस, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। अगला सवाल में आइए, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इनको बोला जाता है एरोसोल, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल में आइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, 21%, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 78% नाइट्रोजन है, ये 78% नाइट्रोजन है। अगला सवाल में आइए, वन उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वन उन्मूलन का अस्थायी हल है पुनः वन रोपण। जब एक बार जंगल कट गया तो उसका उपाय क्या है? फिर से नर्सरी करना, फिर से जंगल बसाना, तो ऑप्शन सी सही होगा। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, याद रखेंगे, काला सोना पेट्रोलियम को बोला जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है, कोयला को काला हीरा कहा जाता है, काला हीरा कोयला, और पेट्रोलियम को काला सोना। चलेगा, अगला सवाल में आते हैं, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। तो प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो जल प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, हवा प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति द्वारा मिला हुआ है, ये तीनों ही प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। जबकि कपड़ा हम लोग मानव लोग बनाते हैं, इसलिए कपड़ा मानव निर्मित संसाधन है और बाकी तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है, तो ऑप्शन डी सही होगा, कपड़ा। क्वेश्चन समाप्त हुए। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो अगर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पुनः आप सबको धन्यवाद।